Hello students, welcome to Rashtra Defense Academy. My name is Mrigang Bharadwaj and I am your English educator. In this particular session, we will discuss about CDS exam and what is the right strategy for English paper. So let's start. Now first of all, we have to understand the pattern of English paper for combined defense services examination. So let's start. I have taken the recent paper CDS second 2018. तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स CDS एग्जाम में पूछे जाते हैं और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस हर टॉपिक से आते हैं। सबसे पहले आपको देखना है स्पॉटिंग एरर्स। देखिए स्पॉटिंग एरर जो है ये पूरा आपका बेस्ड होता है ग्रामर सेक्शन पे। इंग्लिश के अंदर जो ग्रामर हम लोग पढ़ते हैं वहाँ से स्पॉटिंग एरर के क्वेश्चन बनते हैं और 10 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए। दूसरा है सिनोनिम्स। सिनोनिम्स एक कॉमन टॉपिक है, एनडीए एग्जाम में भी आता है, सीडीएस में भी आता है और यहाँ से आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स? 10 क्वेश्चन। यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि सिनोनिम जो है बेसिकली वोकैब सेक्शन का पार्ट है। फिर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको मिलते हैं एंटोनिम्स। एंटोनिम्स को हम लोग अपोजिट वर्ड्स भी बोल सकते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, विलोम शब्द बोलते हैं दोस्तों। तो अपोजिट वर्ड्स के आपसे कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 11। 10-11 ये क्वेश्चन में वेरिएशन हल्का फुल्का होता रहता है, बट मिनिमम आप मान के चलें 10 क्वेश्चन तो आते ही हैं। और ये वाला जो सेक्शन है ये भी वोकैब का सेक्शन माना जाता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स के आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स बेसिकली 2 सेक्शंस का कॉम्बिनेशन है, वोकैब एज वेल एज ग्रामर। दोनों सेक्शंस पे अगर आपकी अच्छी कमांड है तो आप इस टॉपिक को इजीली टैकल कर सकते हैं। फिर आता है सेंटेंस अरेंजमेंट। देखिए दोस्तों, सेंटेंस अरेंजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसको आप PQRS के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए रहेंगे, उनको आपको एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसके 10 क्वेश्चन आते हैं, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो टॉपिक है ये इस चीज़ पे निर्भर करेगा कि आपकी रीडिंग स्किल्स कितनी अच्छी हैं। अगर रीडिंग स्किल्स अच्छी हैं तो आप इस टॉपिक को इजीली टैकल कर सकते हैं। नेक्स्ट है ईडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड या फ्रेजल वर्ब। तो अलग अलग एग्जाम में अलग अलग क्वेश्चंस आ जाते हैं। कभी CDS में वन वर्ड पूछ लिए जाते हैं, तो कभी ईडियम्स पूछ ली जाती है, तो कभी फ्रेजल वर्ब्स आ जाती हैं। तो तीनों सेशंस में से कोई कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो यहाँ से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों? 5 क्वेश्चन बनते हैं। और ये पूरा डिपार्टमेंट किससे रिलेटेड है? वोकैब से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं, जम्बल्ड सेंटेंसेस। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर CDS एग्जाम। यहाँ पे आपको 4 स्टेटमेंट तो मिलेंगे ही PQRS के नाम से, साथ ही साथ 2 सेंटेंस और कनेक्ट कर दिए जाएंगे, S1 और S6, और इसीलिए इसका नाम पड़ता है जम्बल्ड सेंटेंसेस। तो यहाँ पे आपको मीनिंगफुल ऑर्डर में इनको अरेंज करना पड़ता है, प्रैक्टिस चाहिए इसके लिए काफ़ी। आगे देखिए दोस्तों, क्लोज टेस्ट। 15 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। देखिए क्लोज टेस्ट बेसिकली एक पैसेज आपको दिया रहेगा, उसमें कुछ ब्लैंक्स होंगे, उसमें आपको ऑप्शंस में से करेक्ट चूज करके भरना होता है, फिल करना होता है। ठीक है, तो इसके 15 क्वेश्चन आते हैं और ये आपकी रीडिंग स्किल्स चेक करता है। तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इफ़ यू वांट टू क्लियर CDS एग्ज़ाम। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पैसेज। यहाँ पे डायरेक्ट एक पैसेज रहेगा और उस पैसेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। 18 क्वेश्चंस इस सेक्शन से पूछे जाते हैं। और लास्ट में है आपके पास नरेशन, 11 क्वेश्चन आते हैं। नरेशन को कुछ स्टूडेंट्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नाम से भी जानते हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों।
डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोल दें, नरेशन बोल दें, बात एक ही है। 11 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आपको इन सारे टॉपिक्स को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हुए प्रिपरेशन करनी है। अब हर टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करवा रहा हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले मैं आपको स्पॉटिंग एरर सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों। CDS सेकंड 2018 का जो पेपर हुआ है उसी में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं और देखते हैं कि क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 1, द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। ठीक है, सेंटेंस कुछ इस तरीके से है कि पत्र लिखा जा चुका है और मैं इंसिस्ट करता हूं कि इसको तुरंत क्या कर दिया जाए, भेज दिया जाए या पोस्ट कर दिया जाए। तो देखो दोस्तों इसमें गड़बड़ कहाँ पे हो गई, यहाँ आप ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट ऑन इट बीइंग सेंट एट वंस। अब यहाँ पे ध्यान देना है आपको दोस्तों, आई इंसिस्ट ऑन, ये प्रेपोजिशनल मिस्टेक यहाँ पे हो गई। ऑन लगाने की यहाँ पे आपको आवश्यकता नहीं है, सीधा बनेगा कि द लेटर हैज बीन रिटन, आई इंसिस्ट इट बीइंग सेंट एट वंस। ठीक है, मैं इस पे जोर देता हूँ कि इसको तुरंत भेज दिया है। इंसिस्ट ऑन नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये प्रेपोजिशन चैप्टर से रिलेटेड एरर था जो मैंने कोर्स CDS के लिए डिज़ाइन किया है। उसमें डिटेल में मैंने ये सारे कॉन्सेप्ट सिखाए हैं कि कहाँ कौन सा प्रेपोजिशन यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। आपको दिया हुआ है आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो सेंटेंस आपको दिया गया है ये नरेशन टॉपिक से क्वेश्चन बना के दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस आपसे बोल रहा है कि आई एम टायर्ड ऑफ माई बॉयज सेड द मदर। माँ ने कहा कि मैं अपने लड़कों से थक चुकी हूँ, तंग आ चुकी हूँ। बोथ ऑफ देम कीप क्वारलिंग ऑल द टाइम। दोनों जो हैं हर टाइम लड़ाई करते रहते हैं। राइट नाउ ऑल्सो दे आर क्वारलिंग विथ वन अनदर। इस समय भी वे दोनों एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कंजंक्शन चैप्टर मैंने पढ़ाया है इस कोर्स के अंदर, तो मैंने एक चीज़ डिस्कस की है कि बिटवीन जो है इसका यूज़ हम लोग हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स के लिए करते हैं। साथ ही साथ इसके पैरेलल अगर हम लोग दो लोगों को कंजंक्शन के तौर पे रिप्रेजेंट करना चाहें तो हम लोग यूज़ करते हैं ईच अदर का। जबकि दो से ज़्यादा की अगर बात हो तो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वन अनदर का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई बोथ लिखा है, तो बोथ मतलब दो के लिए, तो दो लड़के हैं तो दोनों लड़के आपस में फाइट कर रहे हैं, तो वन अनदर लिखना गलत हुआ दोस्तों। क्या लिखना पड़ेगा, ईच अदर लिखना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट मैंने कोर्स में डिटेल में सिखाए हैं, आप समझ जाएंगे आसानी से। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, शर्ली वॉन्ट्स टू नो वेदर यू आर गोइंग टू दिल्ली टुडे नाइट। देखो दोस्तों, यहाँ बहुत ही कॉमन सेंस का क्वेश्चन था ये। टुडे नाइट नहीं होता है, हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, टुनाइट यूज करते हैं। तो रीडिंग स्किल के ऊपर ये बेस्ड क्वेश्चन था। कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों, सी पार्ट में। अगला क्वेश्चन समझिए, द विजिटर्स टू द जू आर रिक्वेस्टेड in the interest of all concerned not to carry sticks, stones or food inside and not to tease animals। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि जो भी सैलानी आते हैं चिड़ियाघर में उनसे ये प्रार्थना की गई है कि वे लोग लोगों की चिंता को ध्यान में रखते हुए कोई भी लकड़ी, पत्थर या खाने का सामान चिड़ियाघर में ना लेके जाएं और ना ही किन्हीं जानवर को परेशान करें, ताकि सब माहौल अच्छा बना रहे, शांति बनी रहे। तो ये आपका क्वेश्चन था। देखो दोस्तों, यहाँ गड़बड़ क्या हो गई, विजिटर्स आप बोलना चाहते हैं कि जो सैलानी वहां पे गए। अब विजिटर जो आपने लिखा है इसके अंदर तो आपने क्या यूज कर लिया, अपोस्ट्रोफ। तो ये तो पजेसिव केस है, मतलब ये रिलेट करता है, जबकि आप तो विजिटर्स प्लूरल वर्ड यूज करना चाहते हैं।
तो यहाँ पे ये विजिटर्स लिखना गलत हो गया, आपको क्या लिखना पड़ेगा, विजिटर्स सीधा लिखना पड़ेगा। तो ए पार्ट में यहाँ पे एरर हुआ। आगे देखिए दोस्तों, सिनोनिम्स के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपसे बताया 10 क्वेश्चन आते हैं। तो सिनोनिम्स का क्या तरीका है पढ़ने का, तो देखिए आपके सामने वर्ड है कैरिज्मेटिक। अब कैरिज्मेटिक जो है देखिए आईसी सफिक्स से खत्म हो रहा है। आईसी सफिक्स से खत्म होने वाला कोई भी वर्ड इंग्लिश लैंग्वेज में एडजेक्टिव होता है। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषण बोलेंगे। क्या बोलेंगे दोस्तों, विशेषण। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ऑफ हैविंग और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैरिज्मा। इसका अर्थ ये होता है कि आकर्षक, ठीक है, जो आपको मन मोह ले। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, कैरिज्मेटिक। बेसिकली ये किसी पर्सनालिटी के लिए यूज किया जाता है वर्ड। कोई ऐसा व्यक्तित्व जो आपको आकर्षित कर ले, आपको मोह ले, उसके लिए आप कैरिज्मेटिक यूज कर सकते हैं। अब इसके सिनोनिम्स देखिए दोस्तों। सिनोनिम्स हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, हम लोग किसको बोलते हैं, समानार्थी को बोलते हैं, सेम मीनिंग वर्ड्स। तो यहाँ पे सिनोनिम है एक्सेप्शनली, फैसिनेटिंग, हिप्नोटिक, पॉइज्ड और एल्यूरिंग। ये सारे सिनोनिम्स हुए। यूज देखिए, करिश्मा कपूर हैज ए कैरिज्मेटिक पर्सनैलिटी। करिश्मा कपूर जो हैं उनकी पर्सनैलिटी कैसी है दोस्तों, कैरिज्मेटिक है, एकदम अट्रैक्टिव है, मन मोहने वाली है। और इस पर्टिकुलर वर्ड को याद करने की ट्रिक भी करिश्मा ही है। कैरिज्मेटिक को आप याद कर लीजिए, कैरिज्मा, ठीक है, करिश्मा, इस तरीके से। और जैसे ही करिश्मा कपूर दिखेंगी या ये वर्ड दिखेगा, आपको ये वर्ड याद आ जाएगा, कैरिज्मेटिक यानी कि अट्रैक्टिव। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, एक और सिनोनिम मैंने आपके लिए लिया है। आइसोलेटेड का मतलब होता है सेपरेटेड फ्रॉम पर्सन्स और थिंग्स, अलोन या फिर सॉलिटरी, यानी बिल्कुल जो अकेला हो, एकांत में हो, देश दुनिया से अलग। आइसोलेटेड पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। सिनोनिम्स क्या बन जाएंगे दोस्तों, सेपरेटेड फ्रॉम अदर्स, दूसरों से अलग, आउटलाइंग, सेक्लूडेड और अनयूजुअल। सेंटेंस में यूज समझिए, जेनी इज सिटिंग एट एन आइसोलेटेड प्लेस, कि जेनी जो है वो एक एकांत स्थान पे बैठी हैं। आप तस्वीर में भी देख पा रहे हैं। तो जब कभी कोई व्यक्ति इस तरीके से अकेला हो जाए, अकेला रहे, दूर हो देश दुनिया से, तो उसके लिए आप वर्ड यूज कर सकते हैं आइसोलेटेड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, एंटोनिम। अब एंटोनिम हम लोग किसको बोलते हैं, अपोजिट वर्ड। ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, 10 से 11 क्वेश्चन इसके भी आते हैं। डेफ्ट वर्ड का एंटोनिम आपसे पूछ लिया गया है। देखिए दोस्तों, डेफ्ट भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या हुआ, डेक्स्ट्रस, निम्बल, स्किलफुल या फिर क्लेवर। तो आप बोल सकते हैं चालाक या फिर चतुर। जो अपने कार्य में कुशल हो, दक्ष हो, उसके लिए आप वर्ड यूज करते हैं डेफ्ट। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, जो दक्ष ना हो, कुशल ना हो, अकुशल। तो क्लमजी, ऑकवर्ड, इनकॉम्पिटेंट और अनस्किल्ड, ये सारे एंटोनिम्स होंगे दोस्तों किसके, डेफ्ट के। यूज देखिए, जेम्स बॉन्ड इज डेफ्ट इन हिज वर्क। जेम्स बॉन्ड साहब, सब आप इनको जानते हैं, 007, ठीक है। तो जेम्स बॉन्ड जो है दोस्तों, ये कैसे हैं, अपने काम में एक्सपर्ट हैं, डेक्स्ट्रस हैं, स्किल्ड हैं, क्लेवर हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। तो फिल इन द ब्लैंक्स को कैसे सीखते हैं, देखिए, माई टीचर वॉज डैश अस फॉर बीइंग लेट, कि मेरी जो टीचर हैं या मेरे जो टीचर हैं वो डैश थे मेरे लेट होने से। तो लेट होने से क्या होंगे, नाराज ही होंगे, खुश तो होंगे नहीं। तो इसीलिए देखो सब जगह एनॉय है। अब कहीं पे एट है, कभी अबाउट है, कहीं पे विथ है, तो क्या करें। तो देखो ये जो पार्ट है, ये क्वेश्चन है फिक्स प्रेपोजिशन का। तो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान रखना है कि एनॉय वर्ब जो है, इसका मतलब चिड़चिड़ा या परेशान होना, इरिटेट आप बोल सकते हैं। जब भी व्यक्ति के संदर्भ में आप बात करते हैं, पर्सन के कॉन्टेक्स्ट में किसी पर्सन से आप चिढ़ जाते हैं, तो अनॉय विथ यूज किया जाता है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, संध्या डैश मी फ्रॉम द टॉप ऑफ द हाउस।
अब यहाँ पे भी सारे जो ऑप्शंस हैं एक जैसे हैं। सेंटेंस ये बोलना चाह रहा है कि संध्या ने जो है घर के ऊपर से किसी चीज़ के लिए वो क्या हुई, नाराज़ हुई, खुश हुई, अभी पता चलेगा ऑप्शन में। तो देखिए शाउट का मतलब चिल्लाना होता है। अब यहाँ पे कहीं टू है, कहीं ऑन है, कहीं एट है, तो क्या किया जाए। तो ये भी एक फिक्स प्रेपोजिशन का क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया था दोस्तों। तो आपको ध्यान रखना है कि जो शाउट वर्ब है जिसका अर्थ होता है चिल्लाना, उसके साथ फिक्स प्रेपोजिशन लगती है एट, और इसलिए बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंस अरेंजमेंट्स पे। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक as far as CDS exam is concerned and exclusively this topic is asked in CDS exam। केवल CDS एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट आपको दे रखे हैं S1 और S2, ठीक है, और बीच में 4 स्टेटमेंट अलग हैं PQRS। तो जोड़ना है इनको कि क्या करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा। पढ़ते हैं। द जाइंट, जाइंट का मतलब होता है दोस्तों बिग, ह्यूज, मेमोथ, विशालकाय। तो द जाइंट वॉल ऑफ द धौलाधर रेंज इन हिमाचल प्रदेश इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टनिंग साइट्स इन द हिमालयाज। कि हिमालय की जो पर्वत हैं वहाँ पे धौलाधर जो श्रृंखला है, रेंज है हिमाचल प्रदेश में, वो एक बहुत ही बड़ी विशालकाय दीवार की तरह कार्य करती है। ठीक है, अब आगे इसको कहाँ से जोड़ा जाए। तो देखो दोस्तों, एज जो है ये कंजंक्शन की तरह बिहेव करता है, तो कंजंक्शन से जोड़ना पॉसिबल नहीं है। ऑल्दो दिस इज ऑल्सो ए कंजंक्शन। ठीक है, 10 ये आपको कंक्लूजन बताता है, रिजल्ट बताता है। ठीक है, और एस पॉइंट में डेस्पाइट ऑफ है, दिस इज अ प्रेपोजिशन। तो कहाँ से जोड़े, इसके लिए आप समझिए कि किस तरीके से काम किया जाएगा। तो देखो 10 कंक्लूजन बताता है, तो निष्कर्ष तो हम बता नहीं रहे हैं दोस्तों, तो डी तो पिक्चर से बाहर चला गया। प्रेपोजिशन से भी शुरू नहीं करेंगे, डेस्पाइट ऑफ, तो बी चला गया। तो हमारे पास ए और सी ऑप्शन बच रहे हैं दोस्तों। तो ए में क्यू से स्टार्ट हो रहा है और सी, तो क्यू से शुरू करना पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी हो गई। तो क्यू से शुरू करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा कि हिमालय की एक स्टनिंग साइट तो है, although of modest altitude compared to other Himalayan ranges, the highest Dhauladhar peak is less than 5000 मीटर। और ये जो धौलाधर जो रेंज है ये दोस्तों 5000 मीटर से थोड़ी कम है बस। फिर एस में बोलना चाह रहा है कि डेस्पाइट ऑफ दैट, लेकिन इसके बावजूद द रेंज स्वीप्स अप एन astounding 12,000 feet from the valley floor, creating a barrier wall in that is striking to look at। लेकिन 5000 मीटर से थोड़ी कम तो है, लेकिन इसके बावजूद 12,000 फीट तक का एरिया क्या करती है, कवर करती है। ठीक है, फिर क्या हो सकता है दोस्तों, इसलिए धौलाधर कुड बी स्टेटेड एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि धौलाधर जो है वो इस क्षेत्र की लाइफ लाइन की तरह काम करती है, एज द लाइफ लाइन ऑफ द रीजन। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी लाइफ लाइन की बात हो रही है और यहाँ पे भी लाइफ लाइन। तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं, जोड़ने के लिए आर और पी एक साथ जुड़ेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं मैंडेटरी पेयर। क्या बोलते हैं दोस्तों, मैंडेटरी पेयर। तो मैंने देखा कि यहाँ पे लाइन ऑफ द रीजन की बात हो रही है और फिर इसी बात को आगे पी में कंटिन्यू किया है, मतलब आर के बाद पी तो आएगा ही आएगा। तो आर के बाद पी सी में है कि ए में है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि ए में भी है और सी में भी है, और स्टार्टिंग यहाँ पे किससे हो रही है, क्यू से। तो एस को देखते हैं कि एस कहाँ पे आएगा, लास्ट में आएगा कि बीच में आएगा। तो बेसिकली इस कंजंक्शन के बाद स्थान किसका बनता है, प्रेपोजिशन का। तो देयरफॉर सी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, क्यू एस आर पी। नाउ दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला देखिए दोस्तों, ईडियम्स पूछी जाती है एग्जाम में, 5 क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो ईडियम हम लोग बेसिकली मुहावरे को बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, आपने सुना होगा नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बंदर के हाथ में नारियल, तो इस तरीके के मुहावरे। तो ईडियम है आपके पास फॉर गुड। फॉर गुड ईडियम का मतलब होता है परमानेंटली। तो परमानेंटली मतलब हमेशा के लिए। अब एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं दोस्तों। एग्जाम्पल मैंने लिखा, बीजेपी गवर्नमेंट स्क्रैप्ड आर्टिकल 370 फॉर गुड। बीजेपी की जो सरकार है उन्होंने आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर में लागू था उसको हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो दैट हैज़ बीन फॉर गुड।
रिमूव्ड फॉर गुड। ठीक है, तो जब भी आर्टिकल 370 की चर्चा होगी आपके दिमाग में ईडीएम आएगा फॉर गुड। अगला देखिए दोस्तों, फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो फ्रेजल वर्ब बेसिकली हम लोग बोलते किसको हैं, जब भी हम लोग वर्ब के साथ प्रेपोजिशन को ऐड करते हैं तो इस कॉम्बिनेशन को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में फ्रेजल वर्ब बोलते हैं। फ्रेजल वर्ब मैंने आपके लिए लिया है बीफ अप। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब, इसका मतलब होता है टू मेक चेंजेस और एन इम्प्रूवमेंट। तो आप बोल सकते हैं कि सुधार या फिर बदलाव करना। ठीक है, ये आपका हिंदी में मीनिंग। एग्जाम्पल क्या लिखा, डैमेज्ड कार्स आर बीफ्ड अप एट द सर्विस सेंटर। जब भी कोई गाड़ी या वाहन खराब होता है तो उसको हम लोग सर्विस सेंटर में दे देते हैं और वहाँ पे उसको क्या कर दिया जाता है, बीफ अप कर दिया जाता है, उसको चेंज करके इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ये आपको याद हुआ। अगला देखिए दोस्तों, कई बार वन वर्ड सब्सटीट्यूशन भी आता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन किसको बोलते हैं, जब आपको एक स्टेटमेंट को आप एक शब्द में क्या बोल सकते हैं, दैट पर्टिकुलर थिंग इज नोन एज वन वर्ड। तो स्टेटमेंट आपके पास है समवन और समथिंग एक्टिव ड्यूरिंग नाइट, कोई व्यक्ति या कोई ऐसी चीज जो रात में सक्रिय हो। ठीक है, रात में क्या हो दोस्तों, सक्रिय हो, और दिन में निष्क्रिय, कोई काम ना करे, तो उसको हम लोग वन वर्ड में बोलते हैं दोस्तों नॉक्चुनल। क्या बोलते हैं, नॉक्चुनल। हिंदी में हम लोग इसको निशाचर भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे आउल का मैंने पिक्चर लिया है, इससे आप याद रख सकते हैं उल्लू जो है वो रात में ही एक्टिव होता है, दिन में एक्टिव नहीं होता है। तो इट इज बेसिकली ए नॉक्चुनल बर्ड। आगे देखिए, जम्बल्ड सेंटेंस भी आते हैं सीडीएस में। यहाँ पे आपको सिर्फ PQRS को अरेंज करना है, S1 और S2 के नाम से सेंटेंस आपको नहीं मिलेंगे। तो इसकी ट्रिक मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ दोस्तों कोर्स में। इसकी ट्रिक क्या है, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फिर वर्ब पे और फिर ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि किसी भी सेंटेंस का बेसिक स्केलेटन यही होता है। सब्जेक्ट आपके कौन होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में दोस्तों, या तो नाउन होता है या फिर कौन होता है, प्रोनाउन होता है। तो अब आप देखिए कितनी अच्छे से ये ट्रिक यहाँ पे लगती है। हैव जो है ये एक हेल्पिंग वर्ब है, तो हम लोग पी से कभी भी स्टेटमेंट की शुरुआत नहीं कर पाएंगे, मतलब पी कभी भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं बनेगा। अगर हम आर की बात करें तो देखो आर में भी हेल्पिंग वर्ब हैव लगी हुई है, तो ये भी हमारा ओपनिंग स्टेटमेंट नहीं हो सकता। मतलब पी और आर से कभी शुरुआत नहीं होगी, और पी और आर से अगर शुरुआत नहीं होगी तो ए और बी ऑप्शन आपका सीधे सीधे पिक्चर से बाहर चले गए। अब हमें फोकस करना है एस पे और डी पे। तो एस से अगर देखें तो यहाँ पे डिबेट, डिबेट का मतलब होता है वाद विवाद, और सेफ्टी का मतलब होता है सुरक्षा। तो किसको सब्जेक्ट बनाया जाए, डिबेट को कि सेफ्टी को। तो देखो डिबेट फॉर ईयर्स एज द डिवाइसेस, यहाँ पे अगर देखें तो ये ऑब्जेक्टिव पार्ट की तरह बिहेव करेगा। विवाद सालों से जो चला हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे इसको नहीं बना पाएंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन बनेगा, सेफ्टी क्वेश्चंस। सेफ्टी क्वेश्चंस अबाउट सेल फोन, सेल फोन्स के ऊपर जो सेफ्टी क्वेश्चंस है, हैव ड्रॉन इंटेंस इंटरेस्ट, उनने काफी ज्यादा लोगों का आकर्षण खींचा है, एंड डिबेट, और उन पे काफी विवाद भी हुआ है सालों से, एज द डिवाइसेस, क्योंकि ये जो उपकरण है हैव बिकम इंटीग्रल टू मोस्ट पीपल्स लाइफ, क्योंकि सेल फोन जो मोबाइल हैं वो ज्यादातर लोगों की जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुके हैं। तो यहाँ पे जो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा दोस्तों वो क्या बन जाएगा, SRQP। दिस वन इज करेक्ट, सो डी ऑप्शन इज आर करेक्ट आंसर। नरेशन का क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में सीडीएस में, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है, द कैप्टन सेड टू हिज सोल्जर्स मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट नाउ। जो कैप्टन है, ऑफिसर जो है, उसने अपने जवानों से कहा आगे बढ़ो और लक्ष्य को फेस करो, उसका सामना करो अभी इसी वक्त। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको एक ट्रिक बताता हूँ इसको सॉल्व करने की। जब भी नरेशन के अंदर हम लोग, ये डायरेक्ट स्पीच में आपको दिया हुआ है और इसको हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो जब भी डायरेक्ट स्पीच से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो नाउ किस में चेंज होता है दोस्तों, देन में चेंज होता है। तो आप देखेंगे तो ए और सी दो ही मेरे पास ऐसे ऑप्शन है जिनमें मुझे देन नजर आ रहा है, तो मतलब मेरा बी
क्योंकि बी में देखिए नाउ एज इट इज है और डी में तो नाउ को हटा ही दिया है, तो ये दोनों तो सीधे मेरे पिक्चर से बाहर चले गए, यानी ए और सी में से ही कोई एक ऑप्शन मेरा आंसर बनेगा। अब जो कैप्टन है वो अपने जवानों को क्या देगा दोस्तों, ऑर्डर ही देगा। ये बेसिकली अगर बात की जाए तो इंपेरेटिव सेंटेंस का ये टाइप है जिसका ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इंपेरेटिव के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि क्या बात की गई है और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग वर्ड यूज करते हैं। तो कैप्टन जो है कभी भी पूछेगा नहीं, आदेश देगा अपने जवानों को, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा कि द कैप्टन ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स टू मूव फॉरवर्ड एंड फेस द टारगेट देन। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।